सब ट्रॉपिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि कौन सा इसमें रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि मोटे तौर पर अगर कहें तो एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन समझने के लिए ही समय लग जाता है, और कोई अगर आपको क्लास में समझा दे तो आपको लगता है कि भाई हमें समझ में आ गया। आप बताइए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ट्राई करेंगे तब आपको समझ में आएगा। प्लीज़ शेयर द बेसिक इन्फॉर्मेशन। क्या पूछा जा रहा है बताइए यश राज। सर फॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न, नहीं, ये मेरे को लिखा हुआ समझ में, आपको क्या है वो क्वेश्चन पता है मेरे को। आप बताइए आपको समझ में क्या है। आलोक राज आप बताइए। सर डिजर्ट को फॉर्म करने में मतलब क्या, मतलब उसका भूमिका रहता है क्या, मतलब कारण। आप लोग समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। यस सर। ये किस जगह के लिए कहा जा रहा है इसमें, भारत के लिए कहा जा रहा है, वेस्टर्न मार्जिन के लिए, ठीक है। यानी कि भारत के वेस्टर्न पार्ट में, इंडिया मैंने बनाया तो जाहिर सी बात है कुछ पर्पस रहा होगा, तो हम लोग देख लेते हैं इसमें। ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो ये वेस्टर्न पार्ट जो है इसका, ये डिजर्टिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, राजस्थान का थार मरुस्थल, क्या कहते हैं। तो यहाँ पर डिजर्ट क्यों है, इसके लिए रीज़न बताया गया है। राइजिंग एयर एंड इंटेंस कन्वेक्शन, descending dry air associated with subtropical high pressure belts, polar easterlies, high humidity from the tropical ocean। इनमें से कौन सा रीज़न होगा। हर एक रीज़न में तो दुनिया भर का समझने का चीज़ है ना, तो आपको ये चीज़ समझना है। अब देखिए इसको हम वर्ल्ड लेवल पर लेके जाते हैं, और वर्ल्ड लेवल पर ये 0 डिग्री बनता है, और इसके यहाँ पर 30 डिग्री मोटे तौर पर बनता है। 30 डिग्री जब मोटे तौर पर बनता है तो हम यहाँ पर विंड्स के साथ पढ़ते हैं। ट्रॉपिक्स को पढ़ा जाता है 23.5 डिग्री के साथ, मोटे तौर पर इसको 30 डिग्री पढ़ा जाता है विंड्स को, क्योंकि यहाँ पर लेवल में हम कौन सा चीज़ आ जाते हैं, हॉर्स लैटीट्यूड में। हॉर्स लैटीट्यूड क्या होता है, जहाँ पर मध्यकालीन इतिहास में घोड़ों को फेंक दिया जाता था। ये पूरी धरती पर है ना, मतलब ये पूरा धरती के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसको हम प्लानिटरी एक्शंस कह रहे हैं। तो अब हमारे पास बात हो रही है कि भाई ऐसा है, डिजर्टिफिकेशन जो है यहाँ पर होने का कौन सा रीज़न इसमें जो है सही बताया जा रहा है। तो ऐसे तो बहुत सारे रीज़न है, लेकिन इसके हिसाब से जो रीज़न बनता है आपका, 0 डिग्री पर हमेशा गर्मी ज़्यादा होने से लो प्रेशर बनता है, और लो प्रेशर बनने से यहाँ पर बारिश होती रहती है, कन्वेक्शन से बारिश हो जाती है। तो बारिश होने से 0 डिग्री पर कभी भी डिज़र्ट तो होने का संभावना है ही नहीं, क्योंकि बारिश हो जाएगा वहाँ पर। सही बात है ना, बोलते भी रहना इसमें। अब जो है यहाँ से तो हवा उड़ गई, लेकिन ये 30 डिग्री पर टेम्परेचर इतना रहता नहीं, और ये भी हवा जाके यहाँ पर बैठ जाता है, जिसके कारण यहाँ का अपना हवा का प्रेशर और ये भी हवा का प्रेशर जो है बैठने से ये हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है। और हाई प्रेशर बेल्ट बनने से ये गर्मी के साथ प्रेशर भी ज़्यादा होने से वहाँ का लैंड एरिया जो है डिजर्टिफाइड हो जाता है, क्योंकि बारिश भी एवरेज से नीचे है और यहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा है। तो वो लैंड एरिया जो है आपके डेजर्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए वर्ल्ड के मेजॉरिटी पार्ट में डेजर्ट जो पाए जाते हैं वो 30 डिग्री वाले ही रेंज में पाए जाते हैं, ठीक है। तो 30 डिग्री रेंज में पाए जाने का सबसे बड़ा रीज़न कहाँ पर दिख रहा है आपको बताइए, बी में दिख रहा हो। तो इस तरह से आंसर बी में चले जाएंगे। बात समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चंस में एक एक ऑप्शंस को डिस्क्राइब करना पड़ता है, एक को डिस्क्राइब करने से काम चलेगा नहीं। हालांकि मैंने प्रयास किया है डायग्राम बनाने के लिए, तो आप इसको सिर्फ शॉर्ट में लिख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक से रिलेटेड देखिए स्टेटमेंट देखिए। हमें पता है कि धरती पर कितने वेव्स बनते हैं इसमें, पी एस एल वेव्स, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेव्स में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इसमें कि भाई कौन सा ऐसा वेव्स है, पी वेव्स ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्राइमरी वेव्स हमेशा तीनों चलती है। एस वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स, एस वेव ट्रेवल कर ही नहीं सकती है, सही बात है ये भी। द शैडो जोन ऑफ एस वेव्स प्रोवाइड एविडेंस अबाउट द लिक्विड नेचर, बिल्कुल सही बात है इसमें। क्या ये डायग्राम हमने बनाया था कि नहीं? बिल्कुल बनाया होगा। तो जाहिर सा बात है कि ये यहाँ का जो जोन है आपका, मोटे तौर पर ये शैडो जोन है। ऐसा करके कुछ जोन बनता है, लिक्विड को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाता इसमें। तो इसमें आंसर क्या करेंगे, इसमें तीनों आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन को बनाने के लिए ना हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बड़ा ज़रूरी है। नहीं होगा तो हम कहेंगे चलो तुक्का लगा दिया, इसमें रट लिया इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राज्यसभा इज़ नॉट करेक्ट। राज्यसभा से संबंधित कौन सा जानकारी सही नहीं। तो इट इज़ परमानेंट हाउस। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी डिसॉल्व नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। 1/3 इस मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स, ये भी सही है। वाइस प्रेसिडेंट एंड सेक्स ऑफिशियल चेयरमैन, ये भी बिल्कुल सही है इसमें। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा विद द प्रायर परमिशन ऑफ द चेयरमैन, इज़ नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट यानी करेक्ट नहीं है। तो जाहिर सा बात है ये वाला आंसर जो है आपका
क्योंकि मनी बिल से रिलेटेड राज्यसभा को कोई अधिकारी नहीं है ना, तो इसलिए जो है ये वाला सेक्शन गलत है। अगर आप कहें इसमें इतना लिख के काम चला लें तो मेरे हिसाब से पूरा सही नहीं होगा, है ना। जानकारी पूरा होना चाहिए, हर एक स्टेटमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो इसलिए जब ये कंपाउंड नेचर के क्वेश्चंस में जाते हैं तो एक क्वेश्चन कम से कम 4 और 5 जानकारी को कैरी करता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो प्रॉब्लम है। फिर आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, फिर मनी बिल कौन सी समस्या है भाई, मनी बिल क्या है इसमें, और मनी बिल क्या होता है और फाइनेंस बिल क्या होता है, इसमें क्या करें फिर। तो ये इसका फर्दर डिस्क्रिप्शन होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरह से बना होगा। अभी के समय इतना जाएंगे, बाद में हम इसके बारे में मनी बिल के बारे में ही बात करेंगे थोड़ा सा। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन काउंसिल मिनिस्टर इज मेंशन इन, है ना। पॉलिटी का ध्यान से पढ़ा, पॉलिटी के क्वेश्चन में 90% क्लास से आ जाएगा और इतना पास होने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो प्राइम मिनिस्टर की शुरुआत कौन से आर्टिकल से हो रही है हमारे पास, आर्टिकल 75 से। और आर्टिकल 75 में प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट जो बनाया गया है वो काउंसिल मिनिस्टर्स के हेड के रूप में बनाया गया। जाहिर सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है ये मंत्रियों का ही प्राइम होता है ना। प्रधानमंत्री किसका प्रधान होता है, मंत्रियों का प्रधान होता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री कोई पद नहीं होता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है। इसलिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 जो है मंत्रियों के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री बनाता है। प्रधानमंत्री को पद है ही नहीं। प्रधानमंत्री पद का चुनाव कब होता है, कितने सालों पर होता है, फंस गए इसमें, चुनाव होता ही नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री पोस्ट ही नहीं है। अरे फंसने के लिए क्वेश्चन दिया, फंस गए तुम, तो अब आंसर ना समझाओ उसमें। तो प्रधानमंत्री करके कुछ भी नहीं होता। प्रधानमंत्री कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रधान, जिसको किस में बताया गया, आर्टिकल, यही वाला बात। नहीं समझे तो फंस जाओगे फिर, अब बाद में ना कहना फिर नहीं बताया। Which statement regarding present rule under Article 356 is correct? Present rule 3 तरह से होते हैं, 352, 356, 360। 52 में नेशनल इमरजेंसी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि नहीं? कितने दिन में इसको संसद को पास करना होता है? 30 दिन में। 1 मंथ में 31 दिन भी होते हैं, 30 दिन बोलना है आपको, है ना। 1 मंथ बोला जा सकता है लेकिन 30 डेज बोलना है आपको, होते ही कि नहीं। और फरवरी का महीना हो गया तो क्या करेंगे, 28 भी दिन हो सकता है, फिर 29 दिन भी हो सकता है, फिर 1 मंथ में क्या चलेगा। तो ये 1 मंथ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं, आपको 1 मंथ ऑब्लिक 30 डेज बोलना पड़ेगा, हाँ कि नहीं। तो इसलिए ऐसे वर्ड्स के साथ जुड़िए पहले। तो 356 का मतलब होता है कोई भी राज्य अगर संवैधानिक दृष्टि से काम ना करे, है ना, कोई भी स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेट पर काम ना करे, तो राष्ट्रपति के पावर होता है। इनफैक्ट राष्ट्रपति को यूनियन यानी केंद्र की सरकार की रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति जो है उस राज्य के विधानमंडल को भंग कर देता है, और इसी को कहते हैं हम इसमें आर्टिकल 356 का यूज़, यानी प्रेसिडेंट रूल। भारत में अलग अलग राज्यों में बहुत बार प्रेसिडेंट रूल लगाए गए, यानी कि डिसॉल्व कर दिया गया है राज्य सरकारों को। हालांकि ये काम 90 से पहले किया करते थे, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया वो सब हुआ नहीं करता था इसमें, और सरकार अपनी बातों को रेडियो और न्यूज़पेपर के माध्यम से छपवा देती थी, और जनता को वही पता चलता था जो छपी हुई बात है। आज के दिन में सोशल मीडिया और जो भी जानकारी है कोई भी सरकार चाह कर भी नहीं कर सकती। आप बोलेंगे कुछ और, दुनिया को जानकारी कुछ और मिल जाएगी इसमें। तो कहने का मतलब है कि ये पहले के समय में आर्टिकल बड़े यूज़ होते थे इसमें। कांग्रेस के समय में 356 का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया। बात वैलिड रीज़न भी है, आज़ादी के बाद तो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस ने ही राज किया है। बीजेपी के पास तो समझे कि 2000 के बाद ही समय मिला, उससे पहले तो वो कभी सरकार बना ही नहीं था। आप कहेंगे सरकार कैसे नहीं बनाए थे, 1998 में बना तो था, जी हाँ बना था, लेकिन वो तो अलायंस गवर्नमेंट था ना, उनकी स्थिति बड़ी कमज़ोर थी, वो कहाँ से कुछ लगा पाते। इसलिए जो है अपनी मुख्य स्थिति में जब आए तब तक उनके पास ये अधिकार लगभग ना के बराबर। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 356 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति शासन लगता है इसमें, वो संसद के साथ कौन सा चीज़ के साथ जुड़ रहा है। तो 352 वाला जो राष्ट्रपति शासन है, जिसको इमरजेंसी कहते हैं, उसको 1 महीने या 30 दिन के अंदर में अप्रूव कराना होगा दोनों हाउसेस। किसे? दोनों हाउसेस। लेकिन बाकी अधिकारों को हम सिर्फ आराम से 2 महीने में करा सकते हैं, 2 महीने या 60 दिन में करा सकते हैं। तो अब देखिए कुछ ऐसा आंसर मिल रहा है इसमें, 2 मंथ्स का टेन्योर आ गया ना इसमें, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो 356 को हम 2 महीने से, लेकिन ये बता दें आपको कि इस तरह से मत पढ़ा करिए, एक एक पॉइंट को सबसे पहले एनालाइज करना है, क्योंकि मैंने एक वाला सेक्शन प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझा दिया था। आप कहेंगे क्या समझाए थे? मैंने आपको बताया था इसमें कि 352 में नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम जो होता है ना, इसमें पहले जो था इंटरनल डिस्टर्बेंस को भी रखा गया था, बाद में इसको हटा दिया गया, और अभी क्या कर दिया गया? वॉर सिचुएशन को रखा गया, क्योंकि इसका मिसयूज़ 1975 में हुआ था इमरजेंसी को प्रोक्लेम करके। तो इस चीज़ को हम लोग अभी यहाँ पर ऐसे लेके चलेंगे। रिट मैंडेमस जनरली इशूड इन द कोर्ट।
मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास और हाई कोर्ट के पास कुछ अतिरिक्त पावर है, एक्स्ट्रा प्रिविलेज, और इस एक्स्ट्रा प्रिविलेज को हम कहते हैं रिट ज्यूरिडिक्शन। क्या कहते हैं? रिट ज्यूरिडिक्शन में 5 तरह के रिट्स निकाले जाते हैं। कितने तरह के? हैबियस कॉर्पस, बोलेंगे मैंडमस, सरसरी, क्यो वारंटो और प्रोहिबिशन। 5 हो गया। 5 तरह के रेट निकालने की बात होती है और इसमें एक ही चीज़ पूछा हुआ है, क्या है? कोई भी सरकारी कर्मचारी जो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट को होल्ड करता है, अगर वो काम करने में अनिच्छा दिखाए या ना करे तो कोर्ट के द्वारा रिट जारी करके पूछा जा सकता है कि ये काम क्यों नहीं कर रहे हो, करना पड़ेगा। तो परम आदेश को क्या कहा जाता है? मैंडमस। परम आदेश, उसके ऊपर कोई आदेश नहीं है। कोई भी सरकारी कर्मचारी काम करने में डिले करे, मना करे, जाके कोर्ट में रिट डाल दीजिए। रिट को सबसे पहले सुना जाता है। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आर्टिकल 32 में रिट की सुनवाई करती है और हाई कोर्ट इसकी सुनवाई आर्टिकल 226 के अंतर्गत में सुनवाई करती है। तो जाहिर सी बात है, हाई कोर्ट के द्वारा सुना गया रिट जो है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर रिट का जो इशू करने का ऑप्शन होता है ना, वो 32 के अंदर होता है। हमें ध्यान रखना चाहिए, रिट तब हम इमरजेंसी में लगाते हैं। दोनों को समझिए, आप लोग क्वेश्चन से हट के फिर सुनना ही नहीं चाहते। रिट का मतलब है किसी भी आम जनता के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ होना, वो बड़ा पीड़ित हो गया और इसके कारण वो चाहता है इसके लिए सुनवाई बड़ी जल्दी हो। जब वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट से रिट की मांग करता है ना, तो फंडामेंटल राइट्स के उसके अगेंस्ट में करता है। लेकिन अगर वो हाई कोर्ट से डिमांड करता है ना, तो 226 में जब जाता है इसमें, तो हाई कोर्ट का रेट जो है 226 में, ये फंडामेंटल राइट नहीं है और इसके अंतर्गत में और भी विषय होते हैं, तो वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं माना जाता। वो और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो 32 वाला रेट है ना, उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया। मौलिक अधिकार की रक्षा का सबसे बड़ा पार्ट। ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट। तो इस वाले रेट में जो है मैंडेमस सरकारी कर्मचारी को आदेश देता है ये काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैंडेमस हो गया। हालांकि ये सारे सेक्शंस आपको पढ़ने चाहिए। अभी हम लोग यहीं पर जा रहे हैं। बता तो दिए इसमें कहाँ पर था क्वेश्चन, कहाँ पर लिख दो। अब ये भी हम ही बताएं, अगर ये तो गलत बात है। अब बताइए, ऐसा ऐसा हमसे आप बात पूछते हैं। अब बोल तो दिए इसमें, कमांड यही मतलब ना हो पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी मतलब क्या है? कोई ऐसा आदमी जो कि पब्लिक डील कर रहा है, जो संवैधानिक पद पर बैठा है और पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने से मना करता है। लेकिन निजी व्यक्ति को अधिकार देना नहीं है इसमें, है ना। कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है। यहाँ पर एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल भी एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है। अभी हम देख रहे हैं कि सरकार की योजनाओं में आरक्षण, रिजर्वेशन एक पॉलिसी है, ठीक है। और रिजर्वेशन पॉलिसी है तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार रिजर्वेशन दे रही है। रिजर्वेशन को हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल टूल भी माना जाता है। अच्छा, मान लीजिए कि सरकार ने एक सजेशन दिया था कि प्राइवेट सेक्टर को भी रिजर्वेशन देना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर को रिजर्वेशन देना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर अगर नहीं दे तो क्या सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस जारी कर सकती है क्या? क्योंकि निजी कंपनी अपने कानून को बनाता है। आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएँ तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज़ के जॉब रिजर्वेशंस होते हैं, लेकिन प्राइवेट में चले जाएँ तो वहाँ पर अपनी क्वालिटी के बेसिस पर रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी पर लागू होता है। पब्लिक यानी कि सरकारी, पब्लिक यानी कि प्राइवेट पे लागू नहीं होता। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन को देखें और बताएं इसमें क्या करें। इसमें इलेक्शन कमीशन सही है आपका, फाइनेंस कमीशन सही है आपका, पब्लिक सर्विस कमीशन भी ठीक है, ये भी ठीक है। आंसर ये होना चाहिए। हर एक बॉडी अपने आप में पूरी तरह से एक क्वेश्चंस को क्रिएट करता है। द डॉक्ट्रिन बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश इन द सुप्रीम कोर्ट, केशवानंद भारती केस, ये मैंने बताया था आपको। 1973 में केशवानंद भारती केस में जो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। और कहा कि इस स्ट्रक्चर को जो है अगर संसद भंग करती है तो उस कानून को जुडिशियल रिव्यू लगा दिया जाएगा। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि उस कानून को भंग कर दिया जाएगा। तो जाहिर सा बात है बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। और बेसिक स्ट्रक्चर का पैरामीटर सबसे पहले कब आया? 1973, है ना। तो इस तरीके से उससे पहले जितने भी स्ट्रक्चर्स थे वो बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं करते थे। कौन कौन से थे? शंकरी प्रसाद वाले केस थे, गोलकनाथ वाले केस थे, इसमें जो है बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं कही गई।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया। पहले कहा कि नहीं संसद चाहे तो चेंज कर सकती है, फिर कहा नहीं चेंज कर सकते, तो फिर कन्फ्यूज़न हो गया। अरे यार कभी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, ही क्या मतलब हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट को अपने कानून को एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर देना पड़ा और इस फैसले में कहा गया कि नहीं बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं कर सकते, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा वो आपका सुप्रीम कोर्ट बताएगा। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर का भी मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। राष्ट्रपति चाहे तो संसद में ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश बना सकता है। अध्यादेश का मतलब होता है संसद दो सदनों से मिला होता है, राज्यसभा और बोलेंगे इसमें तब तक नहीं होगा, राज्यसभा और लोकसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और इसलिए लोकसभा का कार्यकाल निर्धारित 5 साल का होता है और 5 साल बाद दोबारा चुनाव होता है। लेकिन राज्यसभा में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते हैं और विधानसभाओं के द्वारा प्रतिनिधि भेजे जाते हैं जो कि इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है। और क्योंकि लोकतंत्र में डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव का ज़्यादा महत्व रहता है इसलिए राज्यसभा को एक स्थायी सदन यानी कि नॉट डिसॉल्विंग बॉडी बनाया गया है और लोकसभा को समय समय पर डिसॉल्व करना होता है 5 सालों के अंतर पर। लेकिन बीच में भी डिसॉल्व हो सकता है अगर सरकार अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर दे तो। ऐसी स्थिति में 5 सालों के बीच में सरकार के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जब तक जनता के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक जनता दोबारा चुनाव में वोट क्यों देगी। इसलिए संसद का कार्यकाल कुछ समय चलता है और बाकी सब वो रिप्रेजेंटेटिव जनता के बीच में जाकर उनका काम करते हैं। जैसे बारिश में नाले जाम हो गए, कुछ भी हो गया समस्या, तो जाके उनकी समस्याओं को सुलझाएंगे तभी तो दोबारा वोट देंगे ना उनको। उसी तरीके से पार्लियामेंट का लोकसभा सेशन जो होता है वो समय समय पर डिसॉल्व होता है, दोबारा इसको अलॉट किया जाता है। जैसे कि मानसून सेशन हो गया जिसमें कि सांसद जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए ग्रीष्मकालीन सेशन हो गया, अलग अलग समय पर शीतकालीन अधिवेशन हो गया। संसद के इस अधिवेशन को साल में कम से कम 2 बार बुलाना होता है। कितनी बार? और इन 2 बार के अंतर में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा गैप। ये दोबारा एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनता है कि पार्लियामेंट का या लोकसभा का जो फॉर्मेशन होता है उसमें मिनिमम कितनी सेटिंग्स होनी चाहिए? 2, और कितना डिफरेंस होना चाहिए? 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी ये वर्ड 6 मंथ नहीं, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से 2 कंडीशन के साथ लोकसभा का सेक्शन बनता है। अब यहाँ पर लोकसभा के साथ कंडीशन ये है कि लोकसभा के सांसद जब अलग अलग क्षेत्रों में होंगे और इस समय देश में एकाएक समस्या आ जाए, जैसे मान लीजिए अभी संसद में सत्र नहीं चल रहा है, मान लेते हैं, हालांकि मानसून सत्र चल रहा है लेकिन सत्र नहीं चल रहा है, सांसद अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर रहे हैं। और मान लेते हैं कि असम में बाढ़ आ गया, भारत के कई क्षेत्रों में बाढ़ आ गया, देखा हमने इसमें। ऐसे समय में एकाएक जो है रात, मैंने देखा असम का भी रिपोर्ट देख रहा था मैं कि रिपोर्ट की जा रही थी कि इस साल जो है 3% बारिश कम हुई असम में, और दूसरे दिन बारिश इतना ज़्यादा हो गया कि उसके इतने सारे ज़िले जो है पानी में डूब गए। दूसरा एक और डेटा दिया गया इसमें कि 24 घंटे के अंदर जो है 1 फुट का पानी 3 फुट के गहराई में बदल गया, यानी कि 2 फुट इतना बड़ा पानी और बढ़ गया इसमें। तो जाहिर सी बात है ये तो अपने आप में इमरजेंसी है। ऐसे समय में सांसद और कानून कैसे सपोर्ट करेगा इसको? तो ऐसे समय में ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत पड़े जिसमें कि बहुत सारे नुकसान हो रहा है जनता को, और संसद का लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है, लोकसभा मतलब रिप्रेजेंटेटिव, तो क्या कानून दिया जाए, क्या ऐड दिया जाए? तो हमारे देश में ऑर्डिनेंस करके एक पावर है। राष्ट्रपति के पास केंद्र सरकार का मतलब होता है प्रधानमंत्री और उसके कुछ मंत्री, जिसको कैबिनेट कहा जाता है, वो कोई भी ऐसा चीज़ कानून के रूप में जारी करवा सकते हैं। उसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है, सभी सांसदों का नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार की जो भी डिमांड है उस समय उनको लगता है ये होना चाहिए, उसके अनुसार राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो उसको देश का कानून ही माना जाएगा। और जिस तरह से कानून में प्रिविलेज दिए जाते हैं कि इसको लागू किया जाएगा, वैसे ही उसको भी लागू किया जाता है। तो ऑर्डिनेंस के साथ क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस जो है कानून के बराबर का दर्जा रखता है। एक क्वेश्चन नहीं, 50 क्वेश्चन निकलते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन से छोड़ दूंगा मैं, आपको बताऊंगा नहीं। भारत में सबसे पहली बार ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? तो इसे साइलेंट के साथ आपको छोड़ देते हैं, ठीक है? आप साइलेंट के साथ छोड़ देते हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन को तो बता दीजिए, इसमें क्या होना चाहिए? डी। Ordinance cannot be withdrawn before Parliament meets. An ordinance has the same force as an act of the Parliament. करेक्ट पूछा है, प्रेसिडेंट इज करेक्ट। करेक्ट वाली बात हो रही है, इनकरेक्ट वाली बात नहीं हो।
आंसर बी इज़ करेक्ट, क्योंकि इस बात को ध्यान रखेंगे इसमें कि प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस विदाउट बीइंग सेटिस्फाइड। ये बिना सेटिस्फाइड के राष्ट्रपति साइन क्यों करेगा, ये तो समझने की बात है ना। तो राष्ट्रपति का सिग्नेचर अगर उनके सेटिस्फेक्शन के बिना होता है फिर तो राष्ट्रपति का अधिकार ही नहीं है साइन करने का। तो इस जगह पर ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति वाला थोड़ा घुमाया गया है, इसमें इतना घुमाने का ज़रूरत नहीं था। Which of the following provision requires ratification by at least half of the state legislature for the constitutional amendment? ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कौन ट्राई करता है इसमें। आलोक राज बताइए, इसमें ट्राई करिए तो ज़रा इसमें। इसको कहते हैं कंपाउंड नेचर क्वेश्चंस, है ना। ये क्वेश्चन जो है आपके दिमाग को 360 डिग्री घुमाने का काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस देखने में लगता है हमें कि कैसा है, लेकिन ये आसान नहीं होता, इसके लिए संपूर्ण ज्ञान की ज़रूरत होती है। ट्राई करिए इसमें। तो अगर इसमें ट्राई नहीं कर पाएंगे तो मैं बता देता हूँ, भारत के संविधान में 3 तरह के ऐसे संविधान संशोधन होते हैं। 3 तरह के संशोधन में एक होता है साधारण बहुमत से संशोधन किया जाना, एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी से संशोधन किया जाना, और एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी से 2/3 बहुमत से संशोधन किया जाना। तो ये 3 प्रकार के संशोधन का कैटेगरीज बनता है। साधारण बहुमत से भाषण सुनने में बहुत जल्दी याद नहीं रहेगा आपको, लेकिन ये टॉपिक के डिमांड है, सुन लीजिए। मैंने कितने संशोधन बताए? 3 प्रकार के। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को हमने साउथ अफ्रीका के से लिया है, जिसको हमने आर्टिकल 368 में रखा है, 368 में रखा है। 368 के इस प्रोविज़न को रखने के बाद हमने जो है संशोधन की प्रक्रिया को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से प्रस्तुत किया है। पहला केस बनता है साधारण बहुमत, यानी लोकसभा में जितने सदस्य होंगे उसका सिंपल मेजॉरिटी निकाल लेना, यानी कि 100 हैं तो सिंपल मेजॉरिटी कितना है, डिवाइडेड बाई 2 + 1। तो 100 का डिवाइड 2 कितना होगा, +1 कितना हो गया, तो 51 डायरेक्ट ना बोलकर इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जितने भी सदस्य प्रेजेंट हैं उसका डिवाइडेड बाई 2 + 1 यानी मेजॉरिटी को बताता है। ठीक बात है नहीं, हाँ कि नहीं? अब हम सिंपल मेजॉरिटी के बाद आ जाएंगे स्पेशल मेजॉरिटी। लेकिन ऐसा होता है ना कि संसद में हमेशा पूरे सदस्य नहीं होता। 100 में से कितने होंगे, 60 होंगे, 70 होंगे, है कि नहीं? बाकी लोग जो है होमवर्क करके नहीं आते, ये जल्द चुन लिए गए लेकिन घर में बीमार हो जाते हैं, ऐसे की एप्लीकेशन दे देते हैं, है ना। सर्दी जुकाम हो गया किसी को, कुछ बीमार हो गए, कुछ शादी ब्याह में एंगेज हो गए, कुछ ना कुछ एप्लीकेशन के साथ रहते हैं। 100 में से कितना अटेंडेंस रहता है, 50-60 ही रहता है। ठीक है, और इसलिए संसद में एक कानून बना दिया गया, कहा कि अगर संसद को चलाना है तो उसका 10% सदस्य होना चाहिए, और 10% सदस्य के रखने की डिमांड को कहा जाता है कोरम। क्या कहते हैं? कोरम। तो कोरम पूछा जाए तो क्या होगा, मिनिमम स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू प्रोसीड द पार्लियामेंट इज कोरम। आदित्य, कोरम क्या होता है? तो 100 का कोरम कितना होगा, 100 का कोरम कितना होगा? हाँ, अलर्ट रहिए इसमें, आपको हम दाएं में घूमने नहीं देंगे इसमें, जब तक एकदम अलर्ट पे रहिए। कुछ लोग इससे भी परेशान हो जाते हैं, क्या करें, यही काम ही है इसमें। तो कोरम कितना हुआ? 550 का। राज्य लोकसभा में तो 550 के करीब है ना, तो उसका कोरम कितना होगा? तो लगभग 55 होना चाहिए ना। आप में से कुछ लोगों के अंदर बेचैनी हो रही होगी कि 550 कहाँ है सर, अभी 543 है अभी, तो 2 को तो हटा दिया, 45 भी नहीं, अब तो 43। तो कहने का मतलब उसी का ले लीजिए आप। ये आप मान के चलिए कितना हुआ फिर हमारे पास 543, 543 है तो कितना हुआ, 10% कितना हुआ इसका? पॉइंट में आंसर नहीं होगा, वो पूरा बना देंगे सर, आधा आदमी नहीं आता है ना। अगर मान लीजिए अगर 2.5 है तो 3 मानना है इसको, आधा आदमी नहीं होगा, और हटा भी नहीं देना है, पूरा मान लेना है। तो इस तरह से कितना हो गया हमारे पास 54 या 55 का सदस्य संख्या होता है। दोबारा एक बार एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सुन ले भी, अगर सदन में ऑपोजिशन बनाना है, सदन में तो ऑपोजिशन बनाने के लिए सदन के हाउस का 10% उसके पार्टी के पास वोट भी होना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो उसको ऑपोजिशन का दर्जा नहीं मिलेगा। भारत में पिछले बार की लोकसभा में कांग्रेस के पास ऑपोजिशन का स्टेटस भी नहीं था, इस बार स्टेटस मिल गया इसमें। सोचिए कि कोई राजनीतिक पार्टी जो है वो 55 सदस्य भी नहीं लाई थी। तो जाहिर सी बात है ऑपोजिशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर विरोध करने का जगह नहीं बनेगा उन्हें, फिर कोई वैलिड डिमांड नहीं हो पाएगा। और जनरली हमारे पास एक नॉर्मल प्रोविज़न होता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में पक्ष और विपक्ष की भूमिका मानी जाती है, और जहाँ पर विपक्षी ना हो, जैसे मान लीजिए हम इलेक्शन कमिश्नर को बना रहे हैं, मान लीजिए ऑडिटर जनरल को, कैग को बना रहे हैं, है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को, तो वहाँ पर विपक्ष का भी सहयोग लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में विपक्ष का भी सहयोग लिया जाता है।
है ना, इंटेलिजेंस जो चीफ्स होते हैं उनके अपॉइंटमेंट में भी विपक्ष का सपोर्ट लिया जाता है। तो अगर सरकार विपक्ष के पास कोई रिप्रेजेंटेटिव ही ना हो, क्योंकि विपक्ष की भूमिका ही नहीं है 10%, तो उनका फिर तो सपोर्ट ही नहीं होगा। तो पिछली सरकार में विपक्ष जो इस बात से बड़ी नाराज़ थी, हमसे आप पूछ नहीं रहे, और बार बार ये पूछ कर जनता को बता रहे थे देखो हमें बेचारा बना दिया उन्होंने। और सरकार कह रही है भाई हमने नहीं बनाया, संविधान में यही क्लाउज है, जब तक 10% सीट नहीं लेके आओगे विपक्ष की भूमिका नहीं मिलेगी। तो इस बार उनको विपक्ष की भूमिका के लिए सीट मिल गया, तो विपक्ष का क्रेडिबिलिटी। अब हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, प्रोविजन रिक्वायर्ड टू रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन। बताइए इसमें क्या होना चाहिए। पहला क्लॉज ये बनता है सिंपल मेजॉरिटी यानी 50+1। दूसरा बनता है आपका स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि संसद में अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों का हमारे पास कम से कम जो है 50+1 का मेजॉरिटी होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है कि उसके आधे सांसद से ज़्यादा उपस्थित होने चाहिए, और सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है कि जितने भी प्रेजेंट है उसी का मेजॉरिटी। उदाहरण के साथ समझेंगे तो समझ में आएगा। मान लेते हैं कि संसद में कोई सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास होना है, 100 लोगों की संख्या है और उस दिन सिर्फ 40 ही उपस्थित हैं, तो कोरम ये कहता है 10 भी होंगे तो काम चल जाएगा। ठीक बात है ना। तो 40 है तो बहुत ज़्यादा हो गया फिर भी। तो अगर ये बिल पास होना होगा तो कितने में होगा, 40 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 20 और +1 यानी 21 लोगों के सपोर्ट से भी बिल पास हो जाएगा। सही बात है, समझ में आ रहा है क्या आपको। ये एग्ज़ाम का बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अब सिंपल मेजॉरिटी तो ये चला गया, लेकिन अगर स्पेशल मेजॉरिटी होगा तो स्पेशल मेजॉरिटी में उस सदन का 51% से कम नहीं हो सकता। यानी कि अभी तक हमने कितना 20 या 40 से काम चलाया था ना, ये 40 नहीं चलेगा। स्पेशल मेजॉरिटी में उस सदन का जो है ना एक मेजॉरिटी पार्ट एक्सेप्ट होना ही चाहिए, और ये मेजॉरिटी पार्ट जो है नॉर्मली रहता है आपका 51% भी हो सकता है, 2/3 भी रह सकता है ना। वो आपके अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब स्पेशल केस के साथ तीसरा स्पेशल अमेंडमेंट जो होता है, ये स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 2/3 मेजॉरिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये होता है संविधान का मूल संशोधन। यानी कि देखिए आप लोग अगर लूज़ करेंगे इंटरेस्ट तो मैं इसको नहीं बताऊंगा, ये बहुत हार्ड वाला टॉपिक। 3 स्टेजेस में संशोधन होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, और इस मेजॉरिटी में जो होता है ना, स्पेशल तो नंबर सीटें की ठीक है, लेकिन जब बहुमत लिया जाता है ना इसमें तो सिंपल ही लिया जाता है। भारत के 50% सीट्स, थोड़ा सा क्योंकि आप लोगों का पेशेंस लूज़ हो रहा है अभी, मान लेते हैं भारत में 30 राज्य हैं। कितने हैं? 30। तो उसका 50% कितना हुआ? 15। तो भारत के 15 राज्यों में अब ये सामान्य बहुमत से उसको पास कर देना होगा। तो ऐसे कानून के लिए हमारे देश में अलग अलग सब्जेक्ट्स बनाए गए। अभी हमारी बात हो रही है रिक्वायर्स रेटिफिकेशन एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो आप बताइए कि कौन से कानून की बात कर रहे हैं, कौन से अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं? तीसरे वाले। यानी कि संसद में भी वो पास होने की मेजॉरिटी होना चाहिए, और भारत के 50% राज्यों के विधानसभा में उसको पास होने की मेजॉरिटी होनी चाहिए। और ये कानून कौन से होते हैं? ऐसे कानून होते हैं केंद्र के बेसिक स्ट्रक्चर्स, जिसमें कि हमारे पास राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ बात कही गई हो, जिसमें हमारे पास उपराष्ट्रपति से रिलेटेड बात हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जैसे स्ट्रक्चर की बात हो, हाई कोर्ट के बारे में बात हो। अगर ऐसे में कुछ भी चेंज करना चाहें तो ये वाला अमेंडमेंट चाहिए। अब बताइए इसमें से कौन सा वर्ड आएगा? अब ये आंसर मैं सीधे बता देता, उससे ज़्यादा हम कितना घूम के गए इसमें, तो सीधे वाला आंसर नहीं चाहिए इसमें, है ना। इस तरीके से अमेंडमेंट कौन से देश से लिया हमने? मनी बिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आंसर देखिए कौन सा है? 1-3 किसमें? मनी बिल सिर्फ लोकसभा में जा सकता है, और राज्यसभा के पास अधिकार सिर्फ 14 दिन का होता है। 14 दिन में हाँ ना कुछ भी कहे उसको पास होना ही है ना, इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं। मनी बिल जब आ जाता है हमारे पास तो आर्टिकल कौन सा है? 108। मनी बिल कौन सा आर्टिकल में आता है? फाइनेंस बिल किस में आता है? ये दोनों आर्टिकल भी इसके साथ ज़रूरी है। कितना लिखोगे? समझने के लिए और लिखने के लिए थोड़ा है उसमें, इसलिए दिमाग में थोड़ा समझने के साथ तब लिखना है उसको।
पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन